हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की हम इस वीडियो की बात करेंगे तो ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। जो लेसन 4 आपका चल रहा था उसकी ये 9वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपके बायो-सैवर्ट नियम और कूलाम के नियम में क्या तो समानताएं होती हैं, क्या इसमें असमानताएं होती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि धारा अवयव क्या होता है, क्योंकि धारा अवयव में इन दोनों में काफी बार यूज करूंगा, इसलिए धारा अवयव का मान भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये छोटी परिभाषा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाती है या आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वहां पर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बायो-सैवर्ट नियम और कूलाम नियम में समानताएं असमानताएं पढ़ने से पहले आपको मैं धारा अवयव भी खत्म करा देता हूं। धारा अवयव क्या होता है पहले ये समझिएगा। तो ऐसा समझिएगा, ये कोई चालक है, ठीक है, चालक, और ये कोई ए भी एक चालक है, और जब मैं इसमें धारा प्रवाहित कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, धारावाही चालक हो जाएगा। तो किसी धारावाही चालक का एक कोई भी छोटा खंड ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे ऐसा समझिएगा, ये कोई मार्कर है और मार्कर इतना बड़ा है तो आप कह सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। समझ में आ गई? जैसे कि इस मार्कर की लंबाई मैं कह रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हो कि ये एक एक सेंटीमीटर के 10 टुकड़ों से मिलकर बना है, ऐसे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये कोई धारा अवयव है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो हमने मान लिया कि ये कोई एक छोटा खंड CD है, इसका कोई छोटा खंड क्या है, ये CD है, और जो ये धारा इसमें बह रही है तो ये इसमें भी बह रही होगी धारा। तो किसी भी धारावाही चालक के किसी छोटे खंड अर्थात लघु अवयव, या बोल सकते हो आप अल्पांश, ठीक है, किसी छोटे खंड तथा छोटे खंड की लंबाई तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, धारा अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा अवयव। क्लियर होगी धारा अवयव क्या है। अब धारा अवयव हमने मान ली कि इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा एल, DL, या आप कह सकते हो डेल्टा एल। तो आपकी इसकी क्या हो जाएगी, या तो डेल्टा एल इंटू आई कह सकते हो, या आप कह सकते हो DL इंटू आई। तो ये आ जाएगी आपकी क्या है, यानी कि किसी भी धारावाही चालक के किसी छोटे खंड की लंबाई तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल को धारा अवयव कहते हैं। इसी को हम लघु अल्पांश भी कहते हैं, इसी को हम धारा खंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये धारा खंड क्लियर है। जो आपके बायो-सैवर्ट नियम में भी हमने लगाया था, लघु अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या आप बोल सकते हो आपका धारा खंड या धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया है। अब भी आपसे फिर भी कोई आपसे पूछ ले कि भाई धारा अवयव क्या है, तो आप कहोगे सर कि कोई धारावाही चालक है तो वो मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो किसी भी एक छोटे खंड की लंबाई तथा उसमें धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, धारा अवयव कहते हैं। अब बात हम समानताएं और असमानताएं पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपके इन दोनों के फॉर्मूले बता देता हूं। देखिएगा, बायो-सैवर्ट नियम कहां पे उत्पन्न होता है। बायो-सैवर्ट नियम कौन सा होता है, जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके किसी भी छोटे खंड के द्वारा, यानी कि ये डेल्टा एल है, तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं हम, तो वो उसका मान जो होगा, यानी कि हमने आपका बायो-सैवर्ट नियम पढ़ाया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो माना कि इसके छोटे खंड के कारण यहाँ पे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो मैं बता दे रहा हूं, डेल्टा B बराबर μ0/4 और I इंटू डेल्टा L साइन θ/r²। ये डेल्टा L क्यों ले लिया, DL ले लीजिए, डेल्टा L ले लीजिए। यानी कि जब किसी चालक में, ये मान लीजिए AB कोई चालक है, और जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यानी इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो हमने कहा कि इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो डेल्टा बी। डेल्टा बी क्यों लगाया, क्योंकि ये छोटा सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि हमने ये इसके कारण निकाला है यहाँ पर, इसके कारण, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मान, अब हम कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम से हम क्या निकालते हैं, आपके वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, 1/4πε0 और Q/r², ये होता है। तो हमने माना कि ये यहाँ पर कोई dq आवेश रखा है, यानी कि प्लस dq आवेश रखा है, सूक्ष्म आवेश। इससे इस बिंदु पर P पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें कह दोगे DE बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये ठीक है। ये क्यों निकाला है,
इसमें डी क्यों लगा दिया, क्योंकि ये सूक्ष्म आवेश है, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये सूक्ष्म, यानी डीएल क्या है, सूक्ष्म, छोटा खंड है, छोटा खंड, छोटे खंड के कारण कम निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कम के लिए हम डी लगा देते हैं। यदि हम पूरे के कारण निकालेंगे तो इसको बी कह देंगे, केवल बी, डी नहीं लगाएंगे। डी का मतलब क्या है, सूक्ष्म, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होते हैं दो फॉर्मूले, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का ये और वैद्युत क्षेत्र का ये। अब समानताएं और असमानताएं पढ़िए, देखिएगा बायो-सेवर्ट नियम की इसमें समानताएं हैं, देखो समझो, क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि, और ये व्युत्क्रम और दूरी का क्या हो रहा है, वर्ग। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा समानता में, कि दोनों के दोनों नियम ही, यानी बायो-सेवर्ट नियम और कूलम नियम दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम या वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, या व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्या, व्युत्क्रम वर्ग नियम, अर्थात देखिएगा सभी में, इसमें आर स्क्वायर आ रहा है नीचे, इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि व्युत्क्रम वर्ग नियम। वर्ग का मतलब देखो, दोनों में नीचे दूरी का स्क्वायर, अर्थात दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के स्क्वायर के बराबर होते हैं, अर्थात समझ में आ गई बात, यानी दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, देखो इसमें जैसे सूक्ष्म, इसमें क्या होता है, धारा अवयव, यानी सूक्ष्म धारा अवयव, यानी छोटे धारा अवयव के कारण बायो-सेवर्ट नियम में जिस प्रकार छोटे धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से कूलम नियम में छोटे आवेश के कारण, सूक्ष्म आवेश के कारण वहां पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर होगी बात। तो यानी कि बायो-सेवर्ट नियम में जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। या यूं कह दीजिए, कूलम नियम में जिस तरीके से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र है, तो दोनों में समानता मिलेगी। दोनों नियमों पर क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण, दोनों नियमों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाता है, या दोनों सिद्धांतों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो क्लियर हो गए, यहाँ 2.3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा लिखना चाहो तो दोनों के दोनों नियम क्या होते हैं, ये दीर्घपरासी नियम होते हैं, यानी कि दीर्घपरास वाले नियम होते हैं। क्लियर है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दीर्घपरास वाले नियम होते हैं, यानी कि दोनों दोनों के दोनों दीर्घपरास के नियम होते हैं। कैसे होते हैं लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर कहोगे आप बताया नहीं, ठीक है। तो इनके नोट्स बना लेना। यहां पर जिस तरीके से बायो-सेवर्ट नियम में धारा अवयव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से कूलम नियम में सूक्ष्म आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये चारों पॉइंट हो गए, ये हो गई इनकी समानता है। अब बात करते हैं हम असमानताओं के बारे में। तो देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, असमानताओं के बारे में। कहीं पे अंतर भी लिखा होता है, दोनों में अंतर है। देखो पहला क्या, ये अंतर है कि इसमें जो ये बायो-सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, धारा अवयव के कारण। इसमें धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसमें सूक्ष्म आवेश के कारण होता है। लेकिन इसमें धारा अवयव जो होता है, धारा अवयव कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। जबकि इसमें यानी कि कूलम नियम में सूक्ष्म जो आवेश होता है वो कैसा है, सूक्ष्म आवेश अदिश राशि है। क्लियर होगी बात। यानी कि बायो-सेवर्ट नियम में धारा अवयव सदिश राशि होती है, जबकि कूलम नियम में सूक्ष्म आवेश अदिश राशि होती है। इसमें धारा अवयव सदिश और सूक्ष्म आवेश अदिश। इसमें इस सूक्ष्म आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहां पर सूक्ष्म धारा खंड अर्थात धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो चीज है ये यहां पर सदिश राशि है, लेकिन ये यहां पर कैसी है, अदिश राशि है। पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें, इसमें देखिएगा एक कोण आता है,
कूलम ने बायो-सेवर्ट नियम में ये कोण होता है, यानी कि जो साइन थीटा आता है ये कोण होता है, यानी प्रक्षेपण बिंदु, यानी कि प्रेक्षण बिंदु, ये प्रेक्षण यानी जहां पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है प्रेक्षण बिंदु। तो ये कौन सा होता है? जब हमने आपको बायो-सेवर्ट नियम पढ़ाया था तो वो क्या था कि जब ये नियम निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक क्या, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह छोटे खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसका तीसरा पॉइंट खास था क्या कि यह धारा अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अर्थात यानी कि बायो-सेवर्ट नियम में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि dV चुंबकीय क्षेत्र कोण पर निर्भर करता है, यानी एक कोण पर निर्भर करता है। कौन से कोण पर निर्भर करता है? एक धारा अवयव तथा प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण का मतलब जहां पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि बायो-सेवर्ट नियम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षण बिंदु से बने कोण पर निर्भर करता है। अर्थात और इसको और गहराई में बोल सकते हो कि धारा अवयव तथा प्रेक्षण बिंदु के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस कोण पर निर्भर करता है। लेकिन इस वाले नियम में कहीं पर कोण दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि ये थीटा पर निर्भर करता है, ये थीटा पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर होगी बात? क्योंकि यहां पर साइन थीटा आ रहा है तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान तो होता है 1, और जबकि साइन 0 का मान होता है 0। अर्थात 0 का मतलब क्या है? अनुदेश, यानी कि उसके रेखा में समांतर बोलेंगे हम अनुदेश। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि धारा खंड के अवयव, यानी कि धारा अवयव जो है, धारा अवयव से यदि ये जो बिंदु है कितना है, यानी कि 0 अंश के कोण पर, अर्थात ऐसे करके बिल्कुल धारा अवयव, इस धारा अवयव की दिशा ऊपर की ओर है और ये वाला बिंदु भी ऊपर की ओर ही मिल जाए तो इनके बीच में कोण कितना होगा? 0 अंश। अर्थात ये कि धारा अवयव और प्रेक्षण बिंदु के बीच यदि कोण का मान 0 अंश है या 180 अंश है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो क्लियर है बात? तो आप इसको एक रेखा में ऐसे ही बोल सकते हो कि धारा अवयव तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात एक ही दिशा के अनुदिश हैं, अर्थात उनके बीच में 0 अंश या 180 अंश का कोण है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। क्लियर है? लेकिन इसका क्या है, जब ये कोण पर निर्भर नहीं करता है तो इसका मान 0 होगा ही नहीं, इसका मान कहीं पर भी 0 नहीं होगा, यहाँ कहीं पर भी 0 नहीं होगा, लेकिन इसका मान 0 होता है। कहां पर 0 होता है? यदि ये कोई धारावाही चालक है और चालक के ही समानांतर, यानी कि जो लघु अवयव है, लघु अवयव में धारा इस तरीके से बह रही है और यहीं पर क्या है आपका बिंदु है, तो वहां पर क्या होगा? मान उसका 0 होगा। तो ये आपके अंतर हो गए। तो अंतर एक बार और मैं फिर आपको बता दूं क्या है कि इसमें धारा अवयव सदिश राशि है, कूलम नियम में सूक्ष्म आवेश अदिश राशि है। यह है यानी कि बायो-सेवर्ट नियम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर निर्भर करता है और कूलम नियम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है। आगे इसमें बायो-सेवर्ट नियम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो सकता है जब थीटा का मान 0 अंश है, अर्थात 180 अंश है, यानी कि कोण का मान 180 अंश या 0 अंश होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। लेकिन यह किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, किसी भी कोण पर 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोण का निर्भर नहीं करता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि धारा अवयव के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। धारा अवयव के अनुदिश यानी धारा खंड के अनुदिश ऊपर या नीचे, ऊपर जाएगा तो 0 अंश, नीचे जाएगा 180 अंश, ऐसे बन जाएगा ना पूरा, ठीक है। तो धारा खंड के अनुदेश या धारा अवयव के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि यह कोण पर निर्भर करता है और वहां पर कोण का मान 0 या 180 अंश होगा। और यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यानी कि कूलम नियम से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोण पर निर्भर करता ही नहीं है, यानी कि यह ऐसे किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो आई होप कि ये दोनों के दोनों समानताएं और असमानताएं आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको पेपर में अपने आप बना बना के लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से हर पॉइंट को क्लियर कर लेना, जो नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, लेकिन लिखना बहुत अच्छे से है। क्लियर है बात? तो आई होप कि आप समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।